सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं। मैं आया था इंटरव्यू करने के लिए, कहने कि मैं ही आपका इंटरव्यू करूंगा। पहले क्या सवाल है आपके, पहले आप ही बताएं। सहारनपुर में विकास के कार्य कौन कौन से प्रगति पे हैं? देखिए, सहारनपुर में तो अगर देखा जाए तो स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं नए नए, और सड़कें बन गई हैं एक नई नए नई। हाईवे का नाम बताइए। आपका एक्सप्रेस वे देख लीजिए, यही वाला जो चल रहा है, आपके घर के पास से जा रहा है। फ्लाईओवर 2 बन गए, नहीं बन गए आपके सामने? कहाँ पर? छुटमलपुर वाले रोड पर ही, जो सहारनपुर का नहीं है नहीं, एलिवेटेड वाला। आप अभी हाईवे कह रहे थे, अब एक्सप्रेस पे आ गए हैं। सर हाईवे की बात कर रहा हूँ भाई, चलिए एक्सप्रेस वे निकल गया, हाईवे की बात। मैं आपसे जानने का प्रयास कर, आप नेता होकर हमें घुमाइए मत जी। जनता को। आप ये बताइए कि मैंने आपको सहारनपुर शहर के बारे में पूछा, सहारनपुर शहर के अंदर आपने स्मार्ट सिटी, अब ये हाईवे स्मार्ट सिटी में आ गया क्या? स्मार्ट सिटी के अंदर कई सड़कें हैं जो पहले खराब थी, वो बन गई हैं। जैसे पिछले 8 साल में सरकार ने क्या किया जो अब सड़कें बन रही है? ये सवाल तो आपसे भी करना चाहिए ना। अब आप बताइए, जो आप लगातार आरोप लगाते हो सरकार के ऊपर, घेरते हो। निकम्मी सरकार है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं काम किया। अच्छा। किसी गांव में चले जाओ आप, अगर आपको सड़कें टूटी ना मिले, अच्छा। अगर सीवर की कहीं व्यवस्था हो, नालियों में निकासी की व्यवस्था हो, कहीं जाके देख लो। जब सहारनपुर से छुटमलपुर आप आते थे, नहीं मेरे माइक लगाया आप लगा। अच्छा। जब सहारनपुर छुटमलपुर आते थे आप, तो सड़कें तो काफी खराब थी। अब तो आराम से आ जाते होंगे। कितना टाइम लगता है आने में? ये राज्य सरकार को इसका वो देना चाहते हुए, ये आपसे पूछ रहा हूँ। NHI की वो है, और हम जब वहां जाके लड़ते हैं गडकरी जी से, तब ये सड़कें बनती हैं। अच्छा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जी। राज्य राजमार्ग नहीं। उनके हाल अभी भी खराब है। जो सरकार के अधीन आते हैं राज्य सरकार के, आप जाके देखो। आप चलो, मैं आपको कौन सी जगह ले चलूं? मैं तो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि नहीं हूँ चुनाव, वरना तो मैं तो रोज अधिकारी को यहाँ बिठा के रखता। आपने देखी होगी मेरी कई वीडियो। हाँ, मैं वहाँ देखा, जब नगीना की लोकसभा में होते हैं, आप निकलते हैं सड़कों पर, अधिकारी को ले जाते हैं कीचड़ में। तो लेके जाता हूँ, क्योंकि एक सांसद के पास जितनी निधि होती है उतना विकास कार्य करा दिया, उसके बाद कहाँ से कराएं? हम सरकार तो नहीं है। कितनी निधि खर्च हुई होगी अब तक? होगी आपकी अच्छी खासी? आधी होगी है। आधी बची है, अभी 6 महीने का समय पड़ा है, मार्च तक रहेगी। तो कुछ सांसद ऐसे हैं जो अब तक उन्होंने अपनी निधि खर्च नहीं मैं सबसे पहले, मेरी फर्स्ट निधि का काम सबसे पहले हुआ पूरे प्रदेश में, जितने भी सांसद है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम थे सारे कराए, ना जाति ना धर्म, जहां आवश्यकता थी वहां कराए। लेकिन आप ये सोचो, अगर 8-8 साल सरकार में रहने के बाद ग्रामीण सड़कें ठीक नहीं है, जिनसे आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, उनका हाल खराब है, तो इसकी जवाबदेही राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है, तब इसके कारण बरेली जैसे इश्यू होते हैं। शिखर भाई बताइए, छप्पर है यहाँ पर, और पहले भी हम यहाँ पर आते रहे। छप्पर से इधर से आपने शुरुआत की और पार्लियामेंट तक आप गए। जी। तो छप्पर इस आंदोलन की नींव है, और जो लोकसभा है वो इस आंदोलन का एक आयाम है, पड़ाव। अभी वो आंदोलन और आगे बढ़ेगा। पहले प्रदेशों में अपनी ताकत बनाएगा, फिर देश में अपनी ताकत बनाएगा, फिर दुनिया में अपनी ताकत बनाएगा। जिस विचार पे हम लोग काम करते हैं, वो विचार अति महत्वपूर्ण विचार है, मानवता का विचार। उससे लोगों के जीवन में बदलाव होगा। कोई सरकार 8 साल से सत्तासीन हो या 12 साल से, और वो कहे कि गजवाए हिंद जैसा माहौल बन रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं, तो आप क्यों बैठे हो कुर्सी? किसी को 6 महीने पहले मौका मिला हो, प्रदेश को ना जानता हो, लोगों को ना जानता, नेताओं को ना जानता, अधिकारी कर्मचारी, तो समझ आता है। लेकिन आप 8-8 साल से मुख्यमंत्री हैं, फिर वही घिसे पिटे भाषण। जब भी चुनाव आता है आपको गजबाई हिंद याद आता है। जब भी चुनाव आता है, आपने क्या वोट मांगी पहले? कि हमारी एक फर्स्ट इंजन की सरकार है, डबल इंजन की करा दो। जनता ने डबल इंजन कर दी। फिर जब नगर पंचायत चुनाव आपने ट्रिपल इंजन की मांगी। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तो आप चौथा इंजन भी मांग लेना, लेकिन काम मत करना। उन इंजनों को खड़े रखना अपने घरों में। आप महसूस करके देखो। आप कौन सा इंजन तैयार कर रहे हो फिर? नहीं, हम तो गरीबों का इंजन तैयार कर रहे हैं। ये जो महापुरुष हैं, इनको भेज देना भाई, जरा सा थोड़ा उठ के थोड़ा उधर को चले जाएंगे, मेहरबानी कर देंगे थोड़ी सी हम पे। ठीक है। तो हम गरीबों की वो यात्रा जो आजादी के इतने साल में पूरी नहीं हुई कि मुख्य धारा में आ जाए, उस इंजन को तैयार कर रहे हैं, जिसमें गरीब बैठ के सफर करेगा। उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति, उसकी धार्मिक उन्नति, उसके साथ जो गैर बराबरी होती है वो खत्म होगी। उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा, व्यापार करने का मौका मिलेगा। तमाम तरह के जो टैक्स बढ़ाए गए हैं, जैसे मुझे कल ही मैंने किससे पूछा, व्यापारी से, मैंने कहा कि जो स्लैब कम हुए हैं GST के, इससे कितना फायदा हो रहा? तो उन्होंने कहा कि 5% कम किया है कपड़े पे, और 6% बढ़ा दिया है धागे पे। बदलाव क्या हुआ है?
जब तक धागा नहीं आएगा तो कपड़ा कहां से बनेगा? तो धागे पे 6% बढ़ा दिया है, कपड़े 5% कम कर दिया है, तो कितना बदलाव हुआ इस स्लैब से? उतना ही जितना, अगर ये बहुत अच्छा होता तो जनता इसका प्रचार करती। अगर मुख्यमंत्री इसका प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के नेता इसका प्रचार करें, तो आप समझो कि वो कभी बीजेपी के अगेंस्ट में जाकर तो प्रचार नहीं करेंगे। अच्छा, जो ये प्रबुद्ध सम्मेलन आप कर रहे हैं, जगह जगह जाकर तमाम जिलों में आप जा रहे हैं, लगातार लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि 27 में कुछ आप कर पाएंगे क्या आगे इनके बदौलत, इन लोगों की बदौलत? कोई मानता तो ये भी नहीं था कि हम 2024 में कर पाएंगे। 2024 में भी करके दिखाया, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में करके दिखाएंगे। जब रिजल्ट आएगा, आप भी यही है, आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा, आप भी देखना। और जब 27 का रिजल्ट आएगा तो भी आप देखना। जब सुबह मशीनें खुलेंगी, हालांकि हम लोग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर मशीनें भी खुलेंगी तो आप गौरवान्वित महसूस करोगे कि सहारनपुर के लोगों ने अपने आप को प्रदेश की राजनीति में स्थापित कर दिया। ये गढ़ हुआ करता था कभी सहारनपुर बहुजन समाज पार्टी का। यस, बिजनौर भी हुआ करता था जी। खैर, आप तो मान लेकिन से चले गए हैं अब, लेकिन तब वहां 7 सीटें थी। हाँ, 7 जीती थी। यहाँ 7 थी, यहाँ 5 जीती थी। 5 सीटें थी, लेकिन वहां 7 में से 7 जीती थी। जो डाउन हुआ है बसपा का, अगर आप उसको क्या कैसे देखते हैं आप? कुछ कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। जो लोग उस आंदोलन में काम कर रहे हैं वो बेहतर जानते हैं। मैं आजाद समाज पार्टी की अप डाउन संघर्ष कार्यक्रम पे 100 सवाल के जवाब दे सकता हूँ, लेकिन किसी दूसरे दल के किसी भी एक सवाल पर जवाब इसलिए नहीं दे सकता जिस राह नहीं चलने उसके कोर्स क्या गिनने। 9 अक्टूबर है इस बार मान्यवर काशीराम जी का जो जयंती होती है, और बसपा तो बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रही है, चर्चाएं है उस कार्यक्रम की। आपकी तरफ से भी क्या, जरा आपकी पार्टी की तरफ से इधर समाजवादी पार्टी भी करने जा रही है? देखिए, हम लोग तो हमेशा से ही करते आए हैं जी, क्योंकि हमारी पार्टी के पीछे लिखा है आजाद समाज पार्टी काशीराम। तो मान्यवर काशीराम साहब हमारे नायक हैं। उन्होंने ही हकवंचित समाज के लोगों को बोलना, चलना, राजनीति करना, संघर्ष करना, हिस्सेदारी की बात करना, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना, ये काशीराम साहब ने सिखाया। तो हम तो हमेशा से करते आए हैं, हम हमेशा से उनके विचारों को जिंदा करना चाहते हैं। 12 अगस्त को हमने घोषणा की कि जिस तरह से हमने मुस्लिम संवाद सम्मेलन किया है, मुस्लिम समस्या और उनका समाधान, उसी तरह से हम लोग पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन करेंगे माननीय काशीराम साहब के पुण्यतिथि के अवसर पे। फिर बाद में दूसरे दल ने भी घोषणा की कि वो भी करेंगे, हालांकि वो करते नहीं थे हमसे पहले। समाजवादी पार्टी? नहीं, बीएसपी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो भी नहीं करते थे। अच्छा। तो हम पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन हमारा कामयाब ना हो, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए वो किया गया। तो उन्होंने कर लिया तो हमने स्टेट के ऊपर छोड़ दिया कि वो क्या करना चाहते, क्योंकि हमारा नेशनल का प्रोग्राम तो नहीं था ये। भाई, राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम हम लोग दिल्ली में करते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर का होता तो हम दिल्ली में करते हैं। तो ये प्रदेश स्तर का तो वहां कर रहे थे, और वो भी उनमें पिछड़े वर्ग के जो हमारी लीडरशिप है, जैसे हमारी पार्टी में पाल हैं, प्रजापति हैं, कश्यप हैं, सैनी हैं, गुजर हैं, जाट हैं, मौर्य हैं, साक्य, कुशवा, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, विश्वकर्मा, सैन, तमाम जातियों के लोग हमारी पार्टी में हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं। तो उन लोगों को हम लोग प्लेटफार्म के जरिए, मंच के जरिए, उनकी जो समस्या है, जहां वो रहते हैं, जिन स्थिति को वो महसूस करते हैं, चाहे आरक्षण से रिलेटेड हो, चाहे हिस्सेदार से रिलेटेड हो, चाहे पुरानी पेंशन का मामला हो, या जो है सामाजिक भाईचारे का मामला, तो उन पे हम लोग चर्चा करके उसका एक रोड मैप बनाते, और फिर जब आने वाला विधानसभा चुनाव उसको अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में रखते। तो वो पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन हमारा अभी, अब देखो पार्टी क्या तय करती है। जो उत्तर प्रदेश की जो जिन लोगों का कार्यक्रम था वही तय करेंगे, और आज शाम तक शायद उसकी घोषणा होगी कि वो किस तरह कार्यक्रम करेंगे। सर, 24 में इंडिया गठबंधन को काफी अच्छा रिजल्ट मिला था, तो क्या लगता है कि 27 में भी जो गठबंधन रहेगा आपके साथ, आप जा सकते हैं उनके साथ? कुछ 24 कहते हैं भाई बीत गया है जी, 25 में आ गए हैं, 27 अभी 1-2 साल बाद है। अगर जरूरत पड़ी तो है कुछ गुंजाइश? पहले 26 अब आप जरूरी थोड़ा है कि टीवी 9 में रहेंगे तब तक। अच्छा। तो दूसरे किसी चैनल को भी उसका लाभ मिलना चाहिए, सवाल के जवाब का लाभ। तो तब तक जो है 26 का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, उसके रिजल्ट के आधार पर हम ये आकलन करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। देखो, लोकतंत्र में, राजनीति में कामयाब होने का एक ही पैमाना, वो है आपकी जीत। ठीक है, कि आप कहाँ खड़े हैं, आपको कितनी सीटें जीती। वरना तो हारे तो हम बहुत करीब करीब से। इस जिले में हमें
तीसरे पंचायत चुनाव में 2.25 लाख वोट मिला था। 2 सीटें हम लोग जीते थे, एक हमारे जिला पंचायत यहाँ बैठे हैं, और लगभग 12-13 सीटें हम लोग सेकंड नंबर पर रहे। लेकिन उनकी गिनती कहाँ हुई? गिनती तो 2 ही सीटों की ना जीते। भाई हम उत्तर प्रदेश में से पहले राजस्थान में 3 सीटों पे 30 नंबर पे रहे, दूसरे नंबर पे। एक 5,000 से हार गए, 7,000 से, 11,000 से। उनकी गिनती कहाँ हुई? गिनती तो एक ही की हुई ना, जो चंद्रशेखर जीते। महाराष्ट्र में हम अमरावती की सीट जो है 4,000 के अंतर से हार गए, और वो भी तब हारे जब सत्ता एक तरफा बनने लगी। तो फिर अधिकारियों का रवैया क्या हो जाता है, सब कुछ किसी छिपा हुआ नहीं है। तब हम लोग हारे, तो उसकी गिनती कहाँ हुई? गिनती किस चीज की हुई? जो विनिंग पोजीशन है। तो जब रिजल्ट आएगा तब आप जो है उस विनिंग पोजीशन के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि 27 का चुनाव हम लोग कहाँ खड़े हैं। और मेरी बात को आप बिना किसी संकोच के आगे बढ़ा देना, और वो वही रिजल्ट आएगा। आप मेरी बात को याद रखना। मतलब फुल कॉन्फिडेंस है इस बार? यस, पूरा कॉन्फिडेंस है। और उसके लिए कॉन्फिडेंस वो हवा में नहीं है, उसके नीचे संगठन काम कर रहा है। मैं और आप यहाँ बैठे हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मंडल, विधानसभा, बूथ, सेक्टर, भाईचारा कमेटी, मिशन 78 के लोग, अनुशासन समिति के लोग, लीगल सेल के लोग, सब अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने अभी अनुशासन समिति की बात की, तो आपके कई कार्यकर्ता ऐसे हैं कभी कभी वो अनुशासन तोड़ देते हैं, तो उनकी ना जांच चलती है। जैसे यहाँ से किसी जिले में कोई बात हुई, तो वहां से वहां के जो जिला अध्यक्ष हैं वो जांच को लिख के, उनके अपराध को लिख के, जो उनको जिसको अपराध माना जा रहा है, हालांकि अपराध का फैसला तब होगा जब उस पर परिणाम आ जाएगा, तो वो उसको भेजते हैं। तो हमारे अनुशासन समिति है वो हमसे भी ऊपर है, हम उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अगर हम कल हमारे द्वारा कोई इस तरह का कार्य किया जाए जो पार्टी के हित में ना हो, तो हम पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो वो अनुशासन समिति तय करती है, और वो दोनों पक्षों को बुला के जांच करती है, क्योंकि एक नेता तैयार करने में बहुत समय लगता है। तो ये देखना कि वो गलती किस हद तक की है, क्या उससे इस तरह कोई सामाजिक समन्वय बिगड़ रहा है, या किस तरह से जो है पार्टी को नुकसान हो रहा है, उस आधार पर फिर अनुशासन समिति निर्णय लेती है। और वो अनुशासन समिति निर्णय लेती है, आप ये मान लो, लेती है तो लेती है। अच्छा, तमाम पार्टियां जो हैं उनका सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम और दलित वोटरों के ऊपर सबसे ज्यादा रहता है, तो वो कोई ना कोई कैंपेन चलाते रहते हैं। अब जैसे समाजवादी पार्टी का पीडीए चल रहा है, तो आप आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उनका फोकस दलित और मुसलमानों पर, ये कह के उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मैं उनकी पार्टी के नारे पे कुछ चर्चा नहीं कर, नारे में तो बहुत कुछ होता है, धरातल पे क्या होता है ये तो बाद में पता लगेगा। महाराज जी आगे चलिए ठीक है। सांसद चंद्रशेखर आजाद आज सहारनपुर में थे, तो बातचीत हो गई है, थोड़ा काफी दिनों बाद बात हुई है चंद्रशेखर भाई से। चलिए चंद्रशेखर भाई, धन्यवाद बातचीत करने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू। तो बने रहिएगा टीवी 9 उत्तर प्रदेश के साथ।